नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम के विषय में साहू जी महाराज ने कहा कि वह योग्य पिता का एक योग्य पुत्र है। बालाजी विश्वनाथ के सबसे योग्य पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा पद पर रहे। सिर्फ 20 साल की उम्र में भी पेशवा बन गए जब दूसरे सामंतों ने सरदारों ने साहू को भड़काया और कहा कि क्या ये युवक जिसे अभी कुछ ज्ञान नहीं है वो मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पद पे चढ़ सकता है। तो उस समय साहू ने कहा था, मुझे उस पर भरोसा है, वह एक योग्य पिता का योग्य पुत्र है। और यहाँ पर से शुरुआत हो जाती है बाजीराव प्रथम के उस शासनकाल की जहाँ पर मराठे अपने स्वर्णिम युग की तरफ पहुँचते हैं और वही गौरव प्राप्त करते हैं जो शिवाजी ने अपने समय पर मराठा हुकूमत को दिलवाया था। बाजीराव प्रथम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अभी तक मराठा साम्राज्य में नहीं हुए थे। वे शिवाजी महाराज की हिंदू पदपातशाही जो हिंदू राष्ट्र की धारणा है उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं और साथ ही साथ वे जो बहुत सारी सिद्धांत जो शिवाजी लागू करते हैं उनका पालन करते हैं, जिनके विषय में हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ बाजीराव और मस्तानी की कहानी तो आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखी ली होगी, उसकी हकीकत को भी जानेंगे और बहुत सारे उन तथ्यों को समझेंगे जिनमें हमें कई बार भ्रम होता है। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का नेपोलियन बोनापार्ट भी कई इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 40 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और जितनी भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उनमें से एक में भी इन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं बाजीराव प्रथम की 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ के ये पुत्र होते हैं और यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर कंफ्यूजिंग करती है। दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा पद की वंशानुगत शुरुआत कहाँ से होती है। हम लगा देते हैं बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि हमें लगता है कि वही पहले शक्तिशाली पेशवा थे तो उन्हीं से हुई होगी, जबकि शुरुआत होती है बाजीराव प्रथम से, क्योंकि जब पिता के बाद में उनके पद पर उनका पुत्र बना रहता है और सारे अधिकार उसे मिल जाते हैं तो वहाँ पर से वंशानुगत पद की शुरुआत होती है। इन्हें मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। शिवाजी के हिंदू पद पातशाही के आदर्श को बनाए रखा इन्होंने तथा शिवाजी की तरह गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली पर बल दिया। गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली क्या होती है ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर भी ये समझ लीजिए कि जब अचानक से दुश्मन पर चारों ओर से हमला कर दिया जाए, अचानक से उसे कुछ भी करने का मौका न मिले तो उसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिए शिवाजी ने छापामार प्रणाली मलिक अंबर से सीखी थी। मलिक अंबर से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके थे। महाराणा प्रताप छापामार प्रणाली का इस्तेमाल कर चुके थे। तो ये कोई नई नहीं थी, लेकिन शिवाजी ने जिनसे प्रेरणा ली वो थे मलिक अंबर। बाजीराव को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनका ज़्यादातर समय युद्ध और राज्य विस्तार में ही लगा रहा। साहू ने बाजीराव को कहा था योग्य पिता का योग्य पुत्र, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1724 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की सहायता से चिनक्लिस खां को आसफ जहां या आसफ खां भी कहते हैं और इसे ही निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं। ये मुगल सेनापति मुवारिस खां को साकुर खेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम की सहायता से पराजित कर देते हैं और हैदराबाद राज्य की स्थापना करते हैं। और यहीं पर से इनके नाम की उपाधि के साथ से ही यहाँ पर जितने भी अगले शासक होते हैं उन्हें निज़ाम कहा जाता है। यही कारण है कि निज़ाम जैसे ही आता है तो हमारी नज़रें हैदराबाद की तरफ दौड़ जाती है, क्योंकि निज़ाम कहाँ के शासक हुए? हैदराबाद के। इसके बाद में निज़ाम जो दिल्ली की संधि होती है 1719 में बालाजी विश्वनाथ करते हैं
और वहाँ पर ये कहा जाता है जो मुग़ल शासक होते हैं रफ़ीउद्दौला, वो कहते हैं कि 6 प्रांतों की 6 सूबों की राजस्व वसूली का अधिकार मराठों को मिलेगा। पर यहाँ पर जो 6 सूबों में मराठों को प्राप्त चौथ वसूली का अधिकार होता है, उसे ये निज़ाम मान्यता नहीं देता है, जिसके मदद से भाई साहब एक राज्य के शासक बनते हैं, वो उसी व्यक्ति को नकार देते हैं। और ये तो वही बात हुई कि अपना काम मनता भाड़ में जाए जनता। इन्होंने बाजीराव प्रथम की सहायता से अपना राज्य खड़ा कर लिया और फिर बोल रहे कि कौन बाजीराव, मैं नहीं जानता, फ़ोन मत उठाना उसका, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि इन्हें लगता है कि अगर ये साहू के विरोधी को मान्यता दे देंगे तो साहू कमज़ोर पड़ जाएगा और वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। उसके चलते ही ये रजस भाई के पुत्र संभाजी द्वितीय को समर्थन कर देते हैं। संभाजी द्वितीय जो होते हैं वो संभाजी फर्स्ट के पुत्र होते हैं, दूसरे वाले, यानी कि साहू के ही सौतेले भाई होते हैं, ठीक है। अब इनके विरुद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया। कहाँ? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध 1728 काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। मुंशी शिवगांव की यहाँ पर संधि होती है और इस संधि के बाद निज़ाम ने दक्कन में मराठों के चौथ वसूली के अधिकार को मान्यता दी और संभाजी द्वितीय का समर्थन न करने का वचन दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बुंदेला शासक जो छत्रसाल होते हैं, उनके ऊपर में मुग़ल सूबेदार आक्रमण करते हैं। अब वो अपनी जान बचाने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगते हैं। बहुत लंबा सफ़र होता है, लेकिन बाजीराव फर्स्ट बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं बुंदेलखंड और 1729 में इलाहाबाद के मुग़ल गवर्नर मोहम्मद खां वंगस के विरुद्ध सैन्य अभियान में उनकी सहायता देते हैं और यहाँ पर से क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको हरा देते हैं। छत्रसाल का राज्य बच जाता है। छत्रसाल खुश होकर पेशवा को कालपी, झांसी, सागर एवं हैदरानगर के क्षेत्र तथा मस्तानी नामक एक नर्तकी भेंट करते हैं, जबकि कई इतिहासकार मानते हैं कि वो इनकी शादी करवा देते, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। बाद में चलकर जब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है बाजीराव फर्स्ट का मस्तानी पर और वो उनसे प्यार करने लगते हैं, तो फिर बाद में वो उनसे शादी कर लेते हैं और इनका एक बेटा भी होता है जो पानीपत के 3rd युद्ध में लड़ने के लिए जाता है और मारा जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पर जिसका आगे चलकर पेशवा पर काफ़ी प्रभाव रहा है, ये हमने देखा। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो आपको झांसी दिख रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, जिनकी पत्नी थी मणिकर्णिका, जिन्हें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं, वो एक प्रकार से मराठों के अंतर्गत एक जागीरदार यानी कि छोटे राजा थे, ठीक है। तो यही कारण है कि हम उनका झांसी की रानी का संबंध देखते हैं तात्या टोपे के साथ में, जो कि मराठी सेनापति थे पेशवा के, और हम उनका संबंध देखते हैं नाना साहेब के साथ में, जो जिन्हें धोंदूपंत उनका मूल नाम है, जो कि बिठूर में अंतिम पेशवा थे। तो ये कुछ चीज़ें रिलेट होती हैं कि लक्ष्मीबाई भी मराठा शासिका थी। तो यहाँ पर से थोड़ा सा लिंकअप करके थोड़ी सी कहानियाँ बनाकर आप चीज़ों को याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और लंबे समय तक याद रहती है। अब देखिए, 1728 में सवाई जयसिंह की सलाह पर पेशवा अमझेर के युद्ध में मालवा के मुग़ल गवर्नर गिरधर बहादुर को पराजित कर देते हैं और मालवा से कर वसूलते हैं। और कर वसूलने के लिए वो होलकरों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं और फिर यहीं पर से होलकरों की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि मराठा प्रभाव की शुरुआत, जागीरदारी जो सरंजामी प्रथा हमने देखी थी, वो तो शुरुआत कर दी थी किसने? बालाजी विश्वनाथ ने, कि हम छोटे छोटे सरदारों को हम जागीरदारी प्रथा देंगे, जिसके खिलाफ शिवाजी थे। अब यहाँ पर बालाजी जो बाजीराव फर्स्ट है, अब अपने प्रभावशाली सरदारों को बड़े क्षेत्र प्रदान कर रहे हैं, जो आगे चलकर प्रभावशाली संघ बनते हैं, वंश बनते हैं और फिर मराठा संघ की नींव पड़ती है बाजीराव के समय पर। तो यहाँ पर कौन कौन से, जैसे मालवा में आप होलकर को देख लीजिए,
ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया हो जाते हैं। फिर धार देवास के समय पर छोटी पाती बड़ी पाती यानी कि जो पवार होते हैं वो होते हैं। फिर आप देखिए नागपुर में भोसले होते हैं, गायकवाड़ होते हैं। तो ये 5-6 प्रभावशाली सरदारों के कुनबे आगे चलकर वंश बनते हैं और ये राजघराने बन जाते हैं, जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रुतबा रखते हैं। देखिए 1731 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने वार्ना समझौता कर संभाजी द्वितीय को साहू जी महाराज को छत्रपति स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। यहाँ पर संभाजी सेकंड जो था वो तो बालक था, उसकी माँ जो थी रजस भाई, उन्होंने क्या किया था कि कोल्हापुर में जहाँ पर ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड के साथ में शासन कर रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को तो उन्होंने जेल में डाल दिया और अपने बेटे संभाजी के साथ में उनके नाम पर शासन करने लगी। अब वो काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी कर दी थी। कभी कभी हमने ये देखा कि निज़ाम ने भी उनका समर्थन कर दिया था। अब इनने ये सोचा कि भाई अगर धोखा से 2-4 प्रभावशाली सरदारों ने मिलकर उनका समर्थन कर दिया तो फिर हमारी नींव हिल जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम सीधे संभाजी को ही हटा देते हैं तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने संभाजी सेकंड के साथ में यहाँ पर संधि करके उन्हें साहू जी महाराज को पेशवा छत्रपति स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया और यहाँ पर छत्रपति साहू के सामने कोई चुनौती नहीं रही। 1733 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट ने जंजीरा के सिद्धियों को पराजित किया। 1733 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट ने गुजरात क्षेत्र में मराठा अधिकारी त्र्यंबक राव को पराजित कर हत्या कर दी, क्योंकि वह साहू की सत्ता को चुनौती दे रहा था। यहाँ पर कुछ तिथियाँ हैं और घटनाएं हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। मराठा साम्राज्य से नेट जैसे एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रश्न आते हैं और ज़्यादा आते हैं दूसरे टॉपिक के मुकाबले। यही कारण है कि मराठा इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है और इसमें युद्ध और तिथियाँ काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप थोड़ी मेहनत करके इसे समझते हैं और याद करते हैं तो न केवल ये कॉलेज लेवल पर मददगार होगा, बल्कि ये आपके नेट JRF के एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में भी आपको मजबूती देगा। इसलिए फैक्ट्स के साथ में कोई नज़रअंदाजी मत कीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद करना। पेशवा ने मुगल राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर उसके स्थान पर मराठा राज्य की स्थापना करने हेतु उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। यहाँ पर ध्यान रखना कि इनके पिता पहली बार मुगलों की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। वो क्या करते हैं कि सैयद बंधुओं की मदद करते हैं रफ़ी-उज़्ज़ात और रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाने में, और जो शासक होता है जहांगीर शाह उसकी हत्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप सैयद बंधुओं के साथ 1719 में दिल्ली की संधि होती है, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वहाँ पर से मराठे दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करते हैं। वो अपने आप को सर्वोच्च सत्ता नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप को मुगल शासक के अधीन शासक मानते हैं। जबकि यहाँ पर बाजीराव प्रथम उनसे कहीं आगे बढ़कर ये कहते हैं कि अब मराठे मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे, अब तो मुगले ही नहीं रहेंगे और भारत का भविष्य अब होंगे मराठे। यहाँ पर बाजीराव प्रथम अपने सरदारों से कहते हैं कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर चोट करो, शाखाएं और पत्तियां तो अपने आप ही गिर जाएंगे। बाजीराव प्रथम कहते हैं कि निजाम से लड़ने से अच्छा है, बीजापुर गोलकोंडा राजपूतों से लड़ने से अच्छा है कि हम सीधे इनके माई बाप से लड़ें और उनकी टांग तोड़ दें, उसके बाद में पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। तो सड़े हुए वृक्ष यानी कि मुगल राज्य और शाखाएं और पत्तियां यानी कि उनके सहयोगी राज्य। मराठों के उत्तर अभियान के कारण की बात करें और पहली बार व्यापक रूप में हमें बाजीराव प्रथम के समय पर ही उत्तर भारत के अभियान देखने को मिलते हैं। दक्षिण के एक बड़े क्षेत्र पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। उत्तर में मुगल राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर मुगलों के स्थान पर मराठा शक्ति स्थापित करना इनका उद्देश्य था। मराठा सरदारों को युद्ध में व्यस्त रखना
एक रीज़न था, क्योंकि एक तो इनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब वही है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति है तो इसका ये मतलब है कि कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है। इससे अच्छा है कि थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े करते रहिए और खुश रहिए। तो ऐसे ही इनके साथ भी था। जैसे आप भारत की बात कर लीजिए, भारत को हर समय पाकिस्तान और चीन के तरफ से, चाहे बांग्लादेश के शरणार्थी हो, तो इधर से खतरा होता है बॉर्डर पर। इसलिए भारत की सेना हमेशा एक्टिव रहती है। लेकिन आप जापान जैसे देशों की बात कीजिए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वहाँ की सेना एक प्रकार से शून्य हो चुकी है और उनके ऊपर कोई युद्ध का आक्रमण का वो नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर जापान पर आक्रमण होता है तो हो सकता है कि जापान की स्थिति कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन भारत की स्थिति कमज़ोर नहीं पड़ सकती, क्योंकि भारत लगातार युद्ध में संघर्षरत है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अपने सरदारों को नहीं लड़ाएंगे तो वो आपस में ही लड़ मरेंगे, और उससे अच्छा है कि उनका ध्यान दूसरी ओर ही रखिए। इससे वो आपस में नहीं लड़ेंगे और उनकी योग्यता से राज्य को फायदा भी होगा। अगला पॉइंट आता है कि मराठा सरदारों को युद्ध में व्यस्त रखना, जिसकी हम बात कर चुके हैं। मुगल साम्राज्य इस समय पर कमज़ोर हो चुका था, जिसे बाजीराव सड़ा हुआ राज्य कह रहे हैं, तो इसे आप आसानी से हटाया जा सकता था। 1737 ईस्वी में पेशवा ने अपने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी होती है कि इनके पिता की इच्छा थी कि मैं दिल्ली पर अधिकार करूं, बालाजी विश्वनाथ की। उससे पहले ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से, और वैसे भी इन्हें जाना ही था, तो ये दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली ये नॉर्मली ऐसे ही बादशाह से मिलने के लिए जाते हैं। अब बिना कोई सूचना के जाते हैं तो बादशाह सोचता है कि आक्रमण हो रहा है। अब वो मुगल सम्राट है, भले ही उनका एक समय पर रुतबा था, अब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी पूछ तो है। राष्ट्रपति का पद न रहने पर भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है। वैसे ही वो मराठा था, वो मुगल थे, एक समय पर उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, अब नहीं है, लेकिन उनका सम्मान कहीं ना कहीं तो है। तो और ये थे पेशवा, प्रधानमंत्री। ऐसा भी नहीं कि छत्रपति मिलने आ रहे हैं, तो पेशवा मिलने आ रहे हैं और वो बिना सूचना के। तो उस समय पर मुगल सम्राट को लगा भाई हम पर ये आक्रमण करने आ रहा है। उसने दक्षिण भारत में निज़ाम को तार भेज दिया कि भाई मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, मुझे बचाने आ जाओ। निज़ाम ने बोला कि चिंता मत करो भाई साहब, बहुत दूर है वो आपसे, कम से कम 11 से 15 दिन तो उसको लगेंगे आप तक पहुंचने में, तब तक आप चिंता मत करो, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। यहाँ पर बाजीराव प्रथम इतने खतरनाक आदमी निकले कि 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया और 11 दिनों का सफर 2 दिनों में ही पूरा कर दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपनी रंगरलियां मना रहा था, खुश था, मराठों के विरुद्ध निज़ाम से सहायता मांगता है 1737 ईस्वी में। अब यहाँ पर पेशवा जो थे वो तो नॉर्मली मिलने गए थे। पेशवा ने ये देखा कि जब वो जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। अब सोचो, इतना बड़ा सम्राट और एक नॉर्मल सा पेशवा मिलने के लिए आ रहा है, तो कई बार पूछताछ होती कि भाई तुम मिलने क्या जा रहे हो, तुमने पहले से बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो, अपॉइंटमेंट लो और फिर जाना। लेकिन किसी ने नहीं रोका, क्योंकि पेशवा के लिए इतना ज़्यादा डर था सैनिकों के मन में, उन्होंने सुन रखा था कि बहुत खतरनाक आदमी है भाई साहब, बोलता कम है मारता ज़्यादा है, इसलिए इनसे ज़्यादा उलझना नहीं है, जाने दो। वैसे भी मुगल सम्राट का कुछ है नहीं है अब, और पैसे भी कम ही देता हमको, तो उन्होंने जाने दिया। इससे पेशवा को ये तो समझ में आ गया कि मुगल साम्राज्य अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और बहुत आसानी से अब इस पर कब्जा किया जा सकता है। पेशवा नॉर्मली मिलने के लिए गए थे शासक से सिर्फ। अब यहाँ पर रंगीला ने तो अपने दिमाग लगा के निज़ाम से सहायता मांग ली थी। अब 1737 में पेशवा भोपाल तक पहुँचते हैं और यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि आगे निज़ाम खड़ा हुआ है, और यहाँ पर वो निज़ाम को पराजित कर देते हैं। दरअसल कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जब निज़ाम युद्ध के लिए तैयार हो रहा था तो मध्य रात्रि को पेशवा के सैनिकों ने
कूटनीति चली। उन्होंने क्या किया कि जिस तालाब का पानी और जिस तालाब के किनारे निज़ाम की सेना का टेंट लगा हुआ था, उस तालाब के पानी में जहर मिलवा दिया। तो आधी सेना तो वहीं चौपट हो गई। आधी के मन में पहले से ही बाजीराव का डर था। जो कुछ हिम्मत करके आगे आए वो मारे गए और बहुत आसानी से इन्होंने अपने इस युद्ध में सफलता पा ली। दुराय सराय की संधि या फिर दुराय सराय की परिषद हुई और इस संधि के तहत मालवा पर पेशवा का अधिकार मुगल शासन की अधिकार हो गया और मुगल शासन की ओर से निज़ाम ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि न केवल इन्हें मराठा को मालवा क्षेत्र मिल गया, बल्कि जो निज़ाम है उसने भी ये स्वीकार कर लिया। चंबल व नर्मदा नदी के बीच में मुगल क्षेत्र पेशवा को प्राप्त हो गया और फिर ये क्षेत्र इन्होंने अपने सरदारों को दे दिया। 1739 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनसे सालसेट व वसीन का क्षेत्र छीने। यही वैसिन के नाम पर 1802 में 31 दिसंबर 1802 में हमें वैसिन की संधि दिखती है। इसी सालसेट के लिए राघोबा के साथ में बम्बई के जो अधिकारी हैं वो संधि करते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे व्यापारिक दृष्टि से, खास तौर से सामुद्रिक व्यापारिक दृष्टि से। 1740 ईस्वी में आकस्मिक बीमारी के चलते बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। इनकी एक पत्नी पहले ही उनका देहांत हो चुका था, प्रियंका चोपड़ा, जिनका कैरेक्टर प्ले करती है, और दूसरी इनकी पत्नी बाद में जो बनती है मस्तानी बाई, उनका भी कुछ दिनों बाद निधन हो जाता है बुखार के चलते, जिनका कैरेक्टर दीपिका पादुकोण प्ले करती है। और अपने रणवीर सिंह तो पहले ही चल बसे थे। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य की एक वीर योद्धा की समाप्ति होती है और उनका इतिहास में, मराठा इतिहास में वह स्थान है जो कि फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन का स्थान है। क्योंकि अपने छोटे से समय में भले ही नेपोलियन तो अपने क्षेत्रों को जीतने के बाद में कुछ ही दिनों में हार गया था, लेकिन यहाँ पर बाजीराव ने जिन क्षेत्रों को जीता वो लंबे समय तक इनके साम्राज्य में बने रहे। इस तरह हमने बाजीराव फर्स्ट को देखा और समझने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो के दौरान आपको लगा होगा कि कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपनी वीडियो क्वालिटी में और अपने पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करूं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आपकी राय नहीं आएगी मैं सुधार करने में असफल रहूँगा। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा लपड़ लपड़ बहुत तेज़ बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। तो मैंने प्रयास किया कि मैं थोड़ा धीरे बोल सकूं और फैक्ट के साथ में कुछ कहानियाँ जोड़ सकूं, ताकि चीज़ें रिलेवेंट रहें और चीज़ें याद हो सके। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी गलती 2 बार नहीं कर सकते। दूसरी बार वह आपकी इच्छा से होती है, गलती नहीं। जानबूझकर सिर्फ आप एक ही बार गलती करते हैं, दूसरी बार नहीं। इसलिए अपनी पढ़ाई में एक बार जानबूझकर गलती आपसे बहुत पहले ही हो चुकी है, अब मत कीजिए। मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर खूब पढ़िए, क्योंकि एक समय पर समय जाने के बाद में दूसरे समय उस समय की सिर्फ कद्र होती है, याद होती है, पर वो समय लौट कर नहीं आता। फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।